So word. Okay. Right. Homework 2 algorithm. Okay, so let's go through the homework 2 first, and then we will move to the topic, which is time complexity. Okay, so everybody can see the screen. Wait a minute. So let me share the screen. So this is right. We'll come back here, but let's first go through homework number 2. अच्छा, homework number 2 में basically if you look at it, हमने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था, ठीक है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में हमने बबल अप कर लिया था, फिर बबल अप के ये थोड़े से प्रोसीजर किए थे। ये एक एग्जांपल है कि गिव द बेस्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ बेस्ट वर्स्ट केस एनालिसिस ऑफ द 3 टाइप्स। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी है, ये क्या है? बबल अप पहले है वो n-1 दफ़ा चलता है, हर दफ़ा ये n-1 दफ़ा चलता है। दूसरा फिर हमने मॉडिफाई किया था, याद है आपको कि तो फिर हमने थोड़ा सा मॉडिफाई किया था कि वो n-1 से चलने के बजाय बेसिकली इसका साइज हम डिक्रीमेंट करते जाते हैं, राइट। तो पहली दफ़ा वो n-1 कंपेरिजन करता है, अगली दफ़ा वो n-2 कंपेरिजन करता है, फिर n-3 कंपेरिजन करता है, सो ऑन सो फोर्थ। तो इन दोनों की कंपेरिजन कॉम्प्लेक्सिटी क्या बनेगी, दैट्स द क्वेश्चन। फिर हमने बेसिकली इसको क्या किया था कि एक बूल रिटर्निंग फंक्शन बना दिया था बबल अप को, कि अगर स्वैप होता है तो वो रिटर्न ट्रू कर देगा, और इसकी बेस पे हमने बबल सॉर्ट बनाया था कि वाइल बबल अप, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा बबल बबल सॉर्ट है। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द बेस्ट टाइम वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ द बबल सॉर्ट एल्गो। आई थिंक दैट यू कैन फिगर आउट बाय योरसेल्फ। अच्छा, एक चीज जो होती है जिसे कहते हैं स्टेबल सॉर्ट। व्हाट इज अ स्टेबल सॉर्ट? स्टेबल सॉर्ट एक छोटी सी एक इम्प्लीमेंटेशन है, एक छोटी सी बात है जो कि यूज टर्मिनोलॉजी यूज होती है कि सो व्हाट इज स्टेबल सॉर्ट। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। एंड द आंसर इज द फॉलोइंग, if you if you have an array of elements, um, which is given to a function sort such that I mean for function for sorting. Now so that's it. Not only does sorting, but also make sure that if there are two elements which are if there are two elements which are of equal value, then the first occurrence of the same value should appear first. You understand what I'm saying? So imagine the following कि मेरे पास एक डेटा है, मैं नाम की बेस पे सॉर्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है। ऑलराइट, अब दो नाम हैं जो कि मोहम्मद अली हैं,
तो बेसिकली जब सॉर्टिंग हो रही होगी तो मेक श्योर करना है कि मेक श्योर करना है कि लेट मी म्यूट एवरीबॉडी। अच्छा, लेट मी मेक श्योर दैट आई मीन स्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम वो होगा जो कि सॉर्टिंग करने के दौरान ये मेक श्योर करे कि वो एलिमेंट जो सबसे पहली दफ़ा जो जिसमें दो एलिमेंट अगर सेम आ रहे हैं तो वो एलिमेंट जो पहले आता है वो पहले आएगा और जो बाद में आता है वो बाद में आएगा। बात समझ? सो फॉर एग्जांपल मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ कि मेरे पास ये डेटा है, मेरे पास स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स हैं, इसमें ये लिखा हुआ है अली, उसका कोई CGPA है और उसका कोई रोल नंबर है, लेट्स से 1391, ये उसका CGPA है, समथिंग लाइक दैट। फिर एक लड़का है जिसका नाम है अली, या मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल मोहम्मद, ये इसका रोल नंबर है, लेट्स से 1376, ये इसका CGPA 4। फिर एक और लड़का जिसका नाम अली है, इसका रोल नंबर है 191 1376, 3.5 3.4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो कि आगे पढ़े हुए हैं, ए बी, लेट्स से नहीं, डी, ई से कोई नाम शुरू होता है और एस से नाम शुरू होता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब अगर मैं सॉर्टिंग करता हूँ तो सॉर्टिंग में मेक श्योर करना है कि बेसिकली ये अगर इसको इनपुट में मिली हुई है, कोई ये से इनपुट में मिली हुई है तो बेसिकली, और मैं नाम की बेस पे सॉर्ट कर रहा हूँ, तो स्टेबल सॉर्टिंग के लिए ज़रूरी होता है कि बेसिकली जब वो सॉर्टिंग करेगा तो ये आउटपुट आएगी और आउटपुट में ये M वाला आखिर में चला जाना है और ये अली ऊपर आएगा और ये वाला जो सेकंड अली बाद में आया वो दूसरे नंबर पे आएगा। दिस इज कॉल्ड स्टेबल सॉर्टिंग। डज इट मेक सेंस? सो स्टेबल सॉर्टिंग में बस रिक्वायरमेंट सिर्फ छोटी सी होती है, वो देखिए वो एलिमेंट जो के बाद जो के अगर दो अली सेम है तो वो वाला एलिमेंट जो के पहले आया है वो पहले पहले आएगा डेटा में, और जो एलिमेंट उसकी आईडी का जिसकी बेस पे सॉर्टिंग हो रही है वो बाद में दोबारा अपीयर होता है तो वो सेकंड नंबर पे आएगा और थर्ड वाला टाइम थर्ड नंबर पे देखते हैं आएगा। हम, हाँ टाइम क्या देखते हैं हम, क्या मतलब मतलब? सेकंड्स देखते हैं कि मतलब ये इस टाइम पे आया था, वो उस नहीं नहीं, टाइम पे आएगा टाइम तो नहीं, मतलब यानी कि मैं एक इंडेक्सिंग वाइज देख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है ठीक है। एक क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ऐड नहीं चैट पे आ रहे हैं, कह रहे हैं हम ऐड नहीं कर पा रहे, ज्वाइन नहीं कर पा रहे मीटिंग, उनको प्लीज ऐड बताएं कौन है? एक मिनट, सॉरी, प्लीज बताएं कौन है नंबर। नुमान आप प्लीज उनको वो बता दो, उनको उसमें डाल दीजिएगा। सर वो ऐड हो गया सर, मैं ऐड कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके जी, जी जी बताएं फहद। जो स्टेबल सॉर्टिंग है वो सिर्फ दो इक्वल वैल्यूज को हैंडल करने के लिए हम स्टेबल सॉर्टिंग कहते हैं कि जी जी पूरा एल्गोरिथम है स्टेबल सॉर्ट? एल्गोरिथम, हमारा सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो है वो स्टेबल है। तो मेरा सवाल ये है कि बबल सॉर्ट जो है वो स्टेबल होता है? यस। यस, व्हाई? क्योंकि ऑब्वियसली जो वैल्यू उसको पहले मिलेगी वो उसको पीछे कर देगा और जो बाद में आएगी इवन दो कि वो इक्वल है तो वो उसके बाद में हमने स्वैपिंग करनी ही तब थी जब वो पहली वैल्यू दूसरी वैल्यू से बड़ी होती है, इक्वल होती है तो हम स्वैपिंग नहीं करते। यू रिमेंबर दैट? सेम गोज फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन में अगर हमें मिनिमम वैल्यू एक फॉर एग्जांपल आ गई है और वही मिनिमम वैल्यू दोबारा आकर करती है तो हम उसे अपडेट नहीं करते। यू रिमेंबर दैट? यस सर। ठीक है, मैं अगर पूरी रेंज में से मिनिमम वैल्यू निकाल रहा हूं और अगर एक वैल्यू मिनिमम इंडेक्स पे पहले आ गई है तो दोबारा आगे आ भी जाए तो वो उसे अपडेट नहीं करेगा। ठीक है, डज इट मेक सेंस? आई थिंक द सेम इज ट्रू फॉर इंसर्शन सॉर्ट आल्सो, कि जब वो यहां से वैल्यू लेके अंदर जब डालने जा रहा होता है तो वो देखता है कि जब तक मुझे वैल्यू यहां पे पड़ी हुई है वो जब तक ग्रेटर आ रही है तब तक स्वैप करता रहता है।
अगर वो इसके इक्वल आ जाए या ग्रेट स्मॉल आ जाए तो वो ब्रेक कर देता है। अगर तुमने स्मॉल का लगाया हुआ है तो फिर वो स्टेबल नहीं है, ठीक है। और अगर मैं यानी ग्रेटर देन का मैंने चेक लगाया हुआ है तो फिर वो स्टेबल है, ठीक है। प्लीज बी केयरफुल, जब भी आपने कोड किया उसकी स्टेबिलिटी चेक कर दीजिएगा, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट I think we are done with the question number 1, question number 2 and question number 3 that we are already done, ठीक है, हमने ये काम कर लिया हुआ है, ठीक है। Let's move to question number 4. I think that's a very small question. यही सवाल दोबारा भी अपीयर होगा, बट लेट्स टॉक अबाउट इट फॉर द फाइल। बाय द वे, ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा उसमें शुरू में एक लाइन लिखी हुई है, राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स अप टू 20 इंटीजर्स, ठीक है। 20 नहीं है बेसिकली, ये 20, इसको हम 2 MB कर लेते हैं, ठीक है, कैपेसिटी। यानी 2 MB से ज़्यादा डेटा नहीं होगा, लेकिन जो फाइल से डेटा आप रीड कर रहे हैं वो एंड हो रहा है -99 पे, ठीक है। ये बात समझ आ गई? Everybody understand? So basically what you can do is कि जो वैल्यू आती जा रही है आप वेक्टर में पुश करते जाए, वेक्टर में पुश करते जाए, वेक्टर में पुश करते जाए, ठीक है। जैसे -99 है यू स्टॉप, ठीक है। नाउ यू हैव ए वेक्टर जो कि आपने लोड कर लिया। Does it make sense? Does it make sense? Yes, sir. Now what do you want to do? You want to do the following. You want to find out all the distinct elements array. Or what is the distinct element array? A distinct element of an array is the one the one which has occurred only once in an array. समझ में आ गई बात? तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कौन से हैं? वो वाले एलिमेंट्स हैं जो कि एक दफा अक्कर किए हैं। समझ में आ गई बात? जिनकी अकरेंस जो है वो क्या है? एग्जैक्टली वंस है। समझ में आ गई? सर इसमें यही है ना कि सबके पेयर्स होंगे, बस एक का पेयर नहीं होगा। नहीं, हमने सिर्फ वो एलिमेंट्स रिपोर्ट करने हैं जो कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। सो फॉर एग्जांपल लुक एट दिस, लेट मी राइट द प्रोटोटाइप ऑफ दिस फंक्शन। मतलब एक रैंडमली फील्ड अरे है, उसमें डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स बताने हैं सारे, बस वो बताने। सो बेसिकली डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स अरे निकालनी है आपने। इसकी रिटर्न टाइप होगी एक वेक्टर इंट रिटर्न करेंगे आप, और इसको कांस्टेंट करना चाहे ना करना चाहे, आई डोंट केयर अबाउट इट। वेक्टर इंट m%20 पास हुआ है, ठीक है। या बेशक m% ना लगाएं, मेरे ख्याल में लगा दें m%, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट डू यू वांट टू डू? यू वांट टू डू कि ये मेरे पास एक अरे पास हुई है और ये बताएगा कि इसमें से कौन से एलिमेंट्स हैं जो कि डिस्टिंक्ट है। सो फॉर एग्जांपल लुक एट द फॉलोइंग, ये सैंपल इनपुट है। इसमें अगर आप देखें तो 20 कितनी दफा आकर किया है? 2 times. तो वो नहीं आएगा, वो डिस्टिंक्ट नहीं है, ठीक है। अच्छा 11 कितनी दफा आकर किया है? 1 time. 1 टाइम। 12 3 times. तो वो नहीं आएगा। 16 नहीं आएगा। 15 आएगा। 12 पहले आ गया, 16 पहले आ गया। 8 एक दफा आया है और 12 नहीं आएगा। सो बेसिकली यूनिक एलिमेंट्स की जो डिस्प्ले होगी वो ये होगी, और फिर आपने बेसिकली इन्हीं को सॉर्ट करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? Yes, sir. तो फिर उसके बाद इसी का जो पार्ट 2 है उसमें बेसिकली आपने क्या करना है, आपने यूनिक एलिमेंट्स फाइंड आउट करनी है, ठीक है। यूनिक एलिमेंट्स क्या होते हैं? यूनिक एलिमेंट्स होते हैं वो एलिमेंट जो कि एक से ज्यादा दफा आ रहे हैं, उनको आपने एक ही दफा बताना है। Okay, जितने sir. भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आएंगे, लेकिन एक एलिमेंट एक ही दफा आएगा। तो यूनिक एलिमेंट्स ये हैं, और जो उनकी सॉर्टेड अरे बनती है वो ये बनती है। और वो उनको उसने कहा डिसेंडिंग ऑर्डर में कर दो, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। ये बात सुने? Okay. ठीक है।
अच्छा, मैं छोटी सी कुछ बातें बता दूं मुझे कि यू कैन टेक, आई रिकमेंड के यू कैन टेक वन ऑफ द सॉर्टिंग एल्गो जो यहाँ से ऊपर से ले लो और उसी पे तुमने काम करना है। लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि जो सॉर्टिंग आप यूज़ करेंगे ना, अगर तुम सॉर्टिंग इनमें से कोई भी यूज़ करोगे ना, और इसमें तुमने बेसिकली ये 2 MB जो डेटा है जो तुमने लोड किया है, अगर तुम इसको सॉर्टिंग करने के लिए बैठोगे ना, तो ये कभी भी आंसर वापस लेके नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बोथ, आई मीन, तीनों के तीनों जो हमारे एल्गो हैं वो n स्क्वायर एल्गो हैं, राइट? सो सॉर्ट अगर आप करने को कहेंगे ना उसको, तो वो दैट विल टेक ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। सो आई रिकमेंड, सो माय recommendation for sorting is, recommendation for sorting is use STL sorting algorithm, okay, both for ascending वर्ड्स ना यूज कर and descending, ठीक है? सो रीड के STL में कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करते हैं, ठीक है? वेक्टर को कैसे असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट किया जाता है, ये बात समझ आ गई? बात समझ आ गई? Yes, sir. ठीक है, अगर आपको ये लिंक ना मिले, अगर किसी को लिंक मिले तो मुझे बता दें, वो मुझे शेयर कर दीजिएगा, मैं उसको लिंक को यहाँ पर रख दूंगा। वरना आई मीन अगर ना मिले तो मुझे बता देना, मैं सर्च कर लूँगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है? वैसे तो हम आराम से सर्च कर सकते हैं, सॉर्टिंग इंटीजर्स, सॉर्टिंग वेक्टर इन असेंडिंग ऑर्डर C++। सो बेसिकली ये आपको गीक फॉर गीक पे लिंक मिल जाएगा। अब अगर मैं डिसेंडिंग करूं ऑर्डर C++, तो ये भी आपको गीक्स फॉर गीक में मिल जाएगा, ठीक है? बेसिकली इसको फंक्शन पॉइंटर शायद पास होता है। सो दिस इज द सॉर्ट फंक्शन जो बाय डिफॉल्ट है, इसको v डॉट बिगिन देना पड़ता है विच इज द स्टार्टिंग पॉइंट, और v डॉट एंड देना पड़ता है जो कि एंडिंग पॉइंट है, ठीक है? सो अगर फॉर एग्जांपल मैंने v डॉट बिगिन दिया तो बेसिकली आपको ये वाला पॉइंटर भेज रहे हैं आप। v डॉट एंड भेजने के लिए बेसिकली आपको एंड होता है बेसिकली जो लास्ट एलिमेंट है ना उससे अगले वाले का एड्रेस जो कि नहीं एग्जिस्ट करता, तो उससे कम कम तक चलता है। तो अगर फॉर एग्जांपल मैंने पहले 5 नंबर को मैंने सॉर्ट करना हो यहाँ तक, ठीक है ना? तो मैं इसको एक 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 व्यू स्टूडियो चल रहा है मेरा, व्यू स्टूडियो नहीं चल रहा, लेट मी ओपन इट। Let me open Visual Studio. So basically look at this program। अगर मैंने फॉर एग्जांपल मैंने पहले से लेकर 5वें तक यानी 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज जो हैं वो मैंने अगर मैंने असेंड या पहली 5 वैल्यूज जो हैं वो मैंने अगर सॉर्ट करनी है, तो मैं क्या लिखूंगा? v डॉट बिगिन, यहाँ लिखूंगा v डॉट बिगिन नहीं बल्कि v डॉट बिगिन प्लस 5। समझा क्या मतलब है क्या इसका? Yes, sir. ये बेसिकली क्योंकि हमने एंड पॉइंटर बताया ना, तो मैंने अगर एंड पॉइंटर बता दिया v प्लस बिगिन प्लस 5 यानी 5 यानी 0th इंडेक्स से 5 आगे यानी छठे इंडेक्स पे जाओ, छठे इंडेक्स से कम कम तक तुमने सॉर्ट करना है, तो बेसिकली ये पहले 5 वैल्यूज को सॉर्ट कर देगा। डज इट मेक सेंस? Yes. ठीक है। और ये हमारा फॉर लूप होता है जो कि अब रिसेंट C++ के अंदर आ गया, जिसे ऑटो कहते हैं। आई सपोज एवरी वन ऑफ यू नो दिस, अगर नहीं पता तो जाके पढ़ो। ये इसका मतलब बेसिकली क्या है? ऑटो एक्स वी का मतलब है बेसिकली ये बारी बारी एक्स जो है, पहले एक्स जो होगा वो पहली वैल्यू को पॉइंट कर रहा होगा, दूसरी जो है वो दूसरी को फिर पॉइंट कर रहा होगा, फिर तीसरी, इस तरह से चलता रहेगा। सो एक्स में पहले पहली वैल्यू आएगी, फिर एक्स में दूसरे की वैल्यू आएगी, फिर सो ऑन सो फोर्थ। सो बेसिकली ये स्टैटिक ये अरे के लिए होता है। इंट अरे मैं लिखूँ ना फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, ठीक है? और यहाँ पर बेसिकली मैं लिखूं ये ऑटो एक्स और यहाँ पे लिख दूं ए। इसका मतलब पता क्या है? पहले एक्स में पहले वाली 1 वैल्यू आएगी, फिर 2 वैल्यू आएगी, फिर 3 वैल्यू आएगी, और फिर 4 वैल्यू आएगी, फिर 5 वैल्यू आएगी, फिर 5 वैल्यू आएगी, बस। तो ये बेसिकली C++ का नया फॉर लूप है जो कि अरेज के अंदर किसी भी लिस्ट के अंदर ट्रेवर्स करने के लिए यूज होता है, ठीक है? सो यू कैन प्लीज रीड अबाउट इट कि ये ऑटो क्या है। ऑटो पता क्या चीज होती है? ऑटो होता है फॉर एग्जांपल
मैं बेसिकली यहाँ पर लिखूं ऑटो ए लिखूं और इज इक्वल टू मैं ए 0 कर दूं। इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब है ए 0 की डेटा टाइप क्या है? इंटीजर टाइप। इंटीजर। तो ये बेसिकली ऑटो क्या करता है, उसकी डेटा टाइप एग्जैक्टली वही बना देता है जो रिक्वायर्ड होती है। सो बेसिकली ए की डेटा टाइप क्या बन जाएगी? इंटीजर बन जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये सी प्लस प्लस का एक और करिश्मा है जो कि तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट जी, हम ये हमें असेंडिंग का पता लग गया। इसी तरह डिसेंडिंग में अगर करना हो सॉर्ट इन इनवर्स, ये क्या चीज़ है? सॉर्ट इन इनवर्स, अच्छा सॉर्ट इन इनवर्स में बेसिकली आपको एक पेयर भेजना पड़ता है और यहाँ पर बेसिकली यू प्लीज रीड थ्रू इट कि ये कैसे करता है। ठीक है, बाय द वे इसमें अगर आप बेसिकली ये फंक्शन भेज दें ग्रेटर तो ये चल जाएगा। प्लीज रीड इट कि ये कैसे होगा। ग्रेटर इंटीजर आप अगर भेज दें तो बेसिकली ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चलना शुरू हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट यहाँ पे जो है वो ग्रेटर की जगह आई थिंक जा रहा होता है लेस इंटीजर जा रहा होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर आपको एक फंक्शन पॉइंटर भेजना पड़ता है और ये ग्रेटर जो है ये बेसिकली एक फंक्शन है जो कि सी प्लस प्लस लाइब्रेरी में ऊपर अवेलेबल है। जब आप ऊपर इंक्लूड करते हैं तो बेसिकली इसका पार्ट बन जाता है। ठीक है, आपको समझ में आई बात मैंने क्या बात की है? यस सर, आ गई है। ठीक है, आप अगर आपको याद हो तो बेसिकली ये वो फंक्शन पॉइंटर्स थे जो हमें पास करने पड़ते, याद है? सॉर्ट हमने लिखा था, सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग, तो उसमें बेसिकली हम अरे पास करते थे और फिर एक फंक्शन पॉइंटर पास करते थे जो बताता था कि जिसकी बेस पे कंपैरिजन होना है। ये एग्जैक्टली वही वाला काम हुआ है। अगर आप बाय डिफॉल्ट इसमें लेस जा रहा होता है, अगर आप डिसेंडिंग में करना चाहते हैं तो आप ग्रेटर भेज दें तो वो डिसेंडिंग में सॉर्ट कर देगा। ठीक है, लेट मी मूव फॉरवर्ड। ठीक है, प्लीज ये आपको आपको ये आ जानी चाहिए। ठीक है, आई थिंक वी आर डन विद प्रॉब्लम नंबर 4। अच्छा, प्रॉब्लम नंबर 4 के बस एक बाद क्वेश्चन है। उसने क्या? जो प्रॉब्लम नंबर 4 है उसमें वो एक जगह कह रहा है कि सॉर्ट इवन इंडाइसेस ऑफ योर अरे इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, लेकिन जो हमने ये एल्गोरिथम पढ़ा वो उसमें से वो एक ही डिफरेंस है वो सॉर्ट कर रहा है। शाबाश, क्या करें आप बताएं, आप क्या करें? ये पहली पार्ट 4 पे अभी अभी इसका पार्ट ए है, उसमें हम आए अभी, क्योंकि पार्ट ए नहीं है, पार्ट इसका पार्ट बी होना चाहिए। सॉर्टिंग एल्गोरिथम है उसमें जंप्स डाल देंगे ना। वो तो लाइब्रेरी का है तो हमारे हमें मिल नहीं सकता, तो क्या करें? वो तो एसटीएल का है ना, तो वो तो तुम्हें अलाउ ही नहीं करता। एक सेपरेट एरे बना जिसमें इवन स्टोर शाबाश कर। शाबाश शाबाश, तो यही काम करते हैं। ठीक है, हम बेसिकली दो अरेज बना लेते हैं, दो वेक्टर बनाते हैं, एक में असेंडिंग कर लेते हैं, एक में डिसेंड इवन इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं, एक में ऑड इंडेक्स स्टोर कर लेते हैं और दोनों को अलग अलग सेपरेट कॉल कर देते हैं सॉर्टिंग की, और फिर बाद में दोबारा आके इसको उठा के अंदर ओ ऑफ एन में राइट कर देंगे। प्लीज बी केयरफुल के कैसे वो ये काम करेगा। एवरीबडी अंडरस्टैंड क्या हुआ है कि दो अलग अलग वेक्टर बनाए, इवन इंडेक्सेस की एक और वेक्टर पे रखी, ऑड इंडेक्सेस की एक और वेक्टर पे रखी, और फिर जाके हमने दोबारा से डब कर दिया दिस। ठीक है, जब सॉर्टिंग हो गई है हमारे पास असेंडिंग डिसेंडिंग की, तो फिर हमने जाके दोबारा से राइट कर दी। ठीक है, ये है सर जी, हम डिस्टिंक्ट वाले में मैप इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, मैप हमने पढ़ा नहीं है तो नहीं आ सकते, वो हम हैशिंग पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे इसके ऊपर। ठीक है, ऑलराइट जी। ये जो 4A है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये जो ये वाला प्रोग्राम है ना, ये बाय द वे ये दोनों कंबाइन करने के बारे में कहता है 3C। अब हम आ जाते हैं डी के ऊपर। जो डी है, डी क्या कहता है, और ये है फिर 2D कर देते हैं इसको। ये डी है वो कहता है कि भाई अब एक काम करें, आप आपके पास इवन बाय द वे पहले अरे को बेशक आप ये जो सॉर्टिंग है तो हमने लिखे ना इंडेक्स इवन इवन सॉरी इंसर्शन सॉर्ट वगैरह 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 वगैरह। ठीक है,
या बबल सॉर्ट लिखा है, तो बेसिकली कैन यू, अगर मैं आपको कहूँ कि बबल सॉर्ट ही लिखना है तो फिर आप बेसिक अरे को थोड़ा छोटा कर लें, और वो आपको कहा जाए कि सॉर्टिंग करें इस तरह कि इवन इंडेक्सेस को सॉर्ट करना है और ऑड इंडेक्सेस को सॉर्ट करना है, ठीक है। तो फिर आपको एक्स्ट्रा अरे बनाने की, अगर आपको एक्स्ट्रा अरे नहीं बनानी और आपने सॉर्टिंग अगर तुम यूज करना है तो फिर आपको सॉर्टिंग करके तुम खुद लिखने पड़ेंगे। ये बात सुना, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? सरफराज अगर खुद ही Yes, लिखना sir. है तो इससे बेहतर ये नहीं तो जो 2 MB की हमने यूज करनी है वो 20 इंटीजर यूज कर लें हम। बिल्कुल ठीक है, अगर आपने खुद ही, सो बेसिकली मैं चाहता हूँ कि आप दोनों चीज़ें करें। तो अगर 2 MB की बात आए तो फिर आप एक्स्ट्रा स्पेस बना लें, और अगर आप, मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ यानी बहुत ज़्यादा मेमोरी नहीं है, तो उसके लिए बेस पे अगर आप 100 साइज़ की बनाना चाहते हैं फॉर एग्जांपल कोई अरे, उसकी बेस पे आप ये करना चाहते हैं तो फिर आप एक ये बबल सॉर्ट को मॉडिफाई करके बना लें, ठीक है। लेकिन उसमें अब गैप एलिमेंट आ जाएगा और गैप की बेस पे आप उसे बनाते जाए कि वो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स है और फिर गैप एलिमेंट है कि वो गैप की वैल्यू 2 है तो वो दो का जंप लेता है, और अगर गैप की वैल्यू 1 है तो वो 1 1 का जंप लेता है, ठीक है। तो आप एक और पैरामीटर उसमें पास कर दें, बबल सॉर्ट विद गैप, ठीक है, तो वो गैप के हिसाब से करना शुरू कर देगा, ठीक है। और एक फंक्शन पॉइंटर भेज दें साथ जो कि असेंडिंग या डिसेंडिंग के हिसाब से डिसाइड करता है, ठीक है। आई थिंक यू शुड बी एबल टू डू दिस नाउ, ठीक है। अच्छा, ये जो मजे का सवाल है ना, इसमें एक सवाल में एक डिफरेंस है, और वो ये है कि वो कहता है कि डोंट बबल सॉर्ट ही करना है, ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे पास, मैंने इवन इंडेक्सेस को इंक्रीजिंग में करना है और ऑड, इवन वैल्यूज को इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है और ऑड वैल्यूज को डिक्रीजिंग वैल्यू में ऑर्डर में करना है। समझ में आई मैंने क्या बात की है? नहीं सरफराज। सो ये देखो जी, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, सो लुक एट दिस। वो कहता है कि तुमने पहला कैसे बड़ा सिंपल सा है। वो कहता है कि बेसिकली, सॉरी मेरे पास मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया है, वेट अ मिनट, ये 20 है, ये सर क्या हम हुआ? ऐसे नहीं कर सकते कि पहले इवन ऑड फाइंड कर लें दो अलग अरेज में, बाद में उन्हें डिसेंडिंग और असेंडिंग में सॉर्ट कर लें। हाँ, ये ना नहीं करना, एक्स्ट्रा मेमोरी यूज नहीं करनी। इसे कहते हैं बेटा टाइम कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट या स्पेस कम्प्लेक्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि आर एम आई अलाउड टू यूज एन एक्स्ट्रा स्पेस। और सवाल यह है कि बेसिकली आपको एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की इजाजत नहीं है। अगर एक्स्ट्रा स्पेस यूज करने की इजाजत है फिर तुमने जो बात की है वही कर दें, लेकिन उसमें एक छोटा सा मसला है। मसला पता क्या है? मसला ये, तुम्हें एक्चुअली मार्क करना पड़ेगा कि इवन इंडेक्सेस कहाँ, वैल्यूज कहाँ पड़ी हुई थी और ऑड वैल्यूज कहाँ पड़ी हुई थी। ब्रॉज हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम दो लूप लगाएं अलग अलग। पहला लूप हम चलाएं, स्टार्ट करें 0 से जो कि 2 2 का जंप ले, और हम अगले लूप में 1 से स्टार्ट करें, दो दो जगह जंप लें। वो तो ठीक है, वो तो तुम्हारे ऊपर वाले सवाल हो गए। ये ऊपर वाले सवालों में ऐसे ही होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इन दोनों सवालों में यही होगा, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन यहां पर ये काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है कि इवन वैल्यूज पड़ी हैं उनको आपस में सॉर्ट करो, और जो ऑड वैल्यूज पड़ी हैं उनको आपस में सॉर्ट करो। ये देखो, ये जो इवन, अब सो लुक एट दिस, सो 2 पासेस करने और अब वैल्यूज को सॉर्ट करना है, इंडेक्सेस का ताल्लुक ही नहीं है इससे। सो ये देखो, ये जो हाईलाइटेड है ब्लू वाले, ये इवन वैल्यूज हैं, इनको आपने सॉर्ट करना है। तो बेसिकली इनमें देखो 18 16 14 12 और 20 है, इनमें सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है? 12। तो 12 यहां पर आएगा, पहले इवन नंबर के इंडेक्स पे आएगा, फिर 14 आएगा, फिर 16 आएगा, फिर 18 आएगा और फिर 20 आएगा। ये बात समझ? तो सिर्फ इवन नंबर वालों को उसने क्या किया, छेड़ा है। ये बात सुना? दूसरा सवाल इसी का उलट है, वो ये कि उसमें आपने आपको कहा गया कि ऑड नंबर्स को छेड़ना है, ठीक है? इसी का एक और वेरिएंट हो सकता है कि ऑड नंबर्स को डिसेंडिंग में करना है या असेंडिंग में करना है। और फिर इसका अगला वर्जन ये हो सकता है कि बेसिकली इवन नंबर्स को असेंडिंग में करना है, और इवन का सिर्फ इवन से कंपैरिजन होना है, और ऑड नंबर को डिसेंडिंग में करना है। ये सारे सवाल जो है ना, ये शफीक साहब के बड़े फेवरेट सवाल हैं,
और ये उन्होंने एग्जाम में देने ही देने, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ। ठीक है, मिड टर्म में इसका एक सवाल आएगा ही आएगा, तो मेरे से लिखवा लो तुम। ठीक है सरफराज, एक क्वेश्चन, जी। इसका एल्गोरिदम खुद ही लिखना पड़ेगा ना? तो बिल्कुल, अब तो तुमसे सारे खुद लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है। सरफराज, इसमें इंडेक्सेस सेव कराने के लिए भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए ना? बिल्कुल, तो एक्स्ट्रा तो बेसिकली मैं कह रहा हूँ, अगर तुमने लाइब्रेरी को यूज करना है तो फिर तुम्हें ये करना पड़ेगा, फिर तुम्हें इंडेक्सेस सेव करने पड़ेंगे। अदरवाइज तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अदरवाइज तुम्हें फिर वो ये नहीं तीनों सॉर्टिंग एल्गोरिथम से हमें काम चलाना पड़ेगा। ठीक है, मेक सेंस? यस सर। चलें जी, आगे चलते हैं। सो वी आर डन विद दीज सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स जो हमारे एन स्क्वायर एल्गोरिथम्स हैं। ठीक है, चलें जी, अब हम थोड़ा सा डेटा स्ट्रक्चर रिवाइज करते हैं। हाँ, आपने बेसिकली स्टैक की क्लास बनानी है, आपने डेटा स्ट्रक्चर बनाई भी थी। अच्छा, स्टैक की जो क्लास है उसमें बेसिकली स्टैक हम यूजुअली जो बनाते हैं उसमें हम ना फिक्स साइज स्टैक लेते हैं। फिक्स साइज स्टैक का मतलब क्या है? कि अब उसको पहले एक साइज दे देते शुरू में कि इतने का बनना है, और फिर उसी के बिल्कुल, तो उसके बेसिकली अंदर हम कंस्ट्रक्टर पास कर देते हैं और बताते हैं कि इतने साइज का, ये स्टैक होगा और इससे ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो बेसिकली उसमें हम इंसर्ट करते जाते हैं, उसका टॉप इंडेक्स जो है वो आगे चलता जाता है, पॉप करते हैं, टॉप इंडेक्स को माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये बात सुना? जी। अच्छा, अब इसकी ना एक वर्जन तो ये बनाना है, फिर दूसरा वर्जन स्मॉल बनाना है जिसमें जो वेक्टर इंप्लीमेंटेशन को यूज करेगा। और वो कैसे करेगा कि वो इंसर्ट करता रहता है, और बेसिकली जब भी हम इंसर्ट करने को कहते हैं तो वो वेक्टर में इंसर्ट कर देता है। और वेक्टर की मजेदार बात यह है कि अगर वो फुल हो भी जाए तो वो क्या कर देगा, उसको रीग्रो कर देगा। ये बात समझ? और जब हम उसको पॉप करने को कहेंगे तो बेसिकली वो इसका इसी वेक्टर का ही पॉप बैक कॉल करेगा, दैट्स इट। ठीक है, ओके। सो दैट्स ए वेरी सिंपल इंप्लीमेंटेशन। आपने स्टैक की बना ली है, मेरे ख्याल में इसको 10-15 मिनट लगने चाहिए तुम्हें बनाने के लिए। आगे चलते हैं। अब ये कुछ सवाल हैं जो सॉल्व करने हैं, और मैं आपसे पूछूंगा कि आप ये कैसे सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है ये, और उसमें बेसिकली आपने करना क्या है कि आपके पास एक पहले एक नंबर मिला हुआ है, और बताया हुआ है 5 केसेस आ रहे हैं, और आपने बेटा करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने बताना है कि ये हमारी बैलेंस पेंस है या नहीं है। जी, कैसे करेंगे? इसमें हम जब भी ओपनिंग ब्रेस आएगी हमारे पास उसको पुश करवा देंगे, और जब भी हमारे पास एक क्लोजिंग ब्रेस आएगी तो उसको पॉप करा देंगे, और एंड पे देखेंगे शाबाश, अगर हमारे साइज 0 है तो सही था। यस। और इस पूरे प्रोसेस के अंदर कहीं क्लोजिंग अगर पहले आ जाए और स्टैक एम्प्टी हो तो फिर हमें बताना पड़ेगा कि ये बैलेंस नहीं है। ठीक है, शाबाश। बाय द वे, ये काम सिर्फ काउंटर से भी हो सकता है, ये देख रहे हो। और काउंटर में हम क्या करेंगे बताओ कशमाल? सिर्फ काउंटर को यूज करते हुए भी हो सकता है सवाल, कैसे? जब भी ओपनिंग आए तो काउंटर इंक्रीमेंट कर दें, और क्लोजिंग आए डिक्रीमेंट कर दें, और जो स्टार्ट पे और था एंड पे हुआ तो फिर बैलेंस्ड है। अगर 0 आ जाए तो इसका मतलब बैलेंस्ड है, गलत। जो स्टार्ट पे काउंटर की वैल्यू थी एंड पे अगर वही वही रही तो फिर वो काउंटर बैलेंस्ड की है। वैल्यू शुरू में 0 है, आप बताओ। ये लो, बिस दोगे तुम? तो 2 काउंटर रख देंगे ना? ये मसला नहीं है। वो कहता है इंक्री ओपन आती है तो प्लस करते हैं, क्लोज आती है तो नेगेटिव करते हैं। ये तुम्हारे जीशान, तुम्हारे ख्याल में ये बैलेंस है? नहीं, सर अगर शुरू में उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाए तो वो फिर बैलेंस नहीं है ना? शुरू में ना आ जाए, चलो बाद में चल जाए फिर। ये लो, सही है, अब बैलेंस है ये। सर हम 2 काउंटर रख देंगे ना, एक जो ओपनिंग वाली गया उसमें एक काउंटर में
वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। एट द एंड अगर दोनों के इक्वल होंगे, मतलब जो सा दूसरा क्लोजिंग वाला तुम्हारे ख्याल में ये बैलेंस्ड है? नहीं, मतलब वैल्यू बैलेंस जैसे है सर। जाए तो इस पूरे प्रोसेस गलत में हो आपको जाएगा। केयरफुल रहना पड़ेगा, केयरफुल रहना पड़ेगा। ये काउंटर से हो सकता है, यू नीड टू बी कमिटेड। अच्छा, बाय द वे, ये जो इसका पार्ट 2 है, जिसमें बेसिकली अब आपके पास 3 तरह की ब्रैकेटें हैं। ये करने के लिए आपको स्टैक ही हाँ, यूज करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर काउंटर की वैल्यू नेगेटिव में चली जाएगी तो गलत है। शाबाश, बस ये आंसर। ओ हाँ, ठीक है, अब आगे पार्ट बी में। पार्ट बी में बेसिकली आपके पास 3 तरह की ब्रैकेटें, और आपने उसके बारे में आंसर देना है कि ये ब्रैकेट बैलेंस थी या नहीं थी, एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली आपको स्टैक यूज करना पड़ेगा। और बेसिकली इन दोनों एल्गो, ये जो तुमने एल्गो बनाया, उन दोनों की कॉम्प्लेक्सिटी क्या थी? n, एन, वाई एन। क्योंकि आप एक बार रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स करना। आप बस एक दफा ट्रेवर्स करते हैं और उसकी बेस पे स्टैक पे डिसीजन लेते हैं, और स्टैक की इन में इंसर्शन की और डिलीशन की कॉस्ट कितनी है? 1 है, तो इसलिए जो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो O ऑफ n होगी। शाबाश जी। अब इधर आ जाए, प्रॉब्लम नंबर 6। बेटा आप लोगों ने ये असाइनमेंट पढ़ी है? आपके साथ साथ पढ़ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं? चलो बेटा ये देख लो, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल हैं, तो ये मेरे ख्याल में आपको देखना चाहिए। एक है, आपने बेसिकली एक स्टैक बनाना है, जिसके से आमतौर पर स्टैक से जो क्यूरीज होती हैं वो ये होती हैं: पुश, पॉप, और एक और होता है इज एम्प्टी और इज फुल, है ना? इज एम्प्टी, इज फुल। ठीक है? सरफराज, हाँ, ये जो स्टैक की इम्प्लीमेंटेशन हमने डीएसए में की थी, उसमें तो यही था कि जब भी आप एक एलिमेंट पुश करने लगते हैं तो वो पूरी अरे को रीग्रो करता है, जिस तरह डायनामिक अरे होती है, तो उसकी कॉस्ट तो एक रीग्रो पे में n पड़ जाएगी। अच्छा, उसी को हमने फिर पिछली क्लास, जो पहली पहली क्लास थी उसमें हमने हैंडल किया था, और उसमें हमने कहा था कि बेसिकली उसको हम ज्योमेट्रिकली ग्रो करेंगे, यानी कि पिछला हम फैक्टर वैसा वेक्टर करता है। उससे होता है कि हमारी जो एमोटाइज कॉस्ट है वो O ऑफ n हो जाती है, यानी n ऑपरेशंस की कॉस्ट n जो है ना O ऑफ n हो जाती है। n ऑपरेशंस की कॉस्ट 3n या 4n के बराबर आई थी, जिसका मतलब है O ऑफ n, जिसका मतलब है O ऑफ 1, यानी ऑन एवरेज अगर कॉस्ट निकालें तो O ऑफ 1 निकलती है। समझ आई बात? जी सरफराज। शाबाश। अच्छा, ये बहुत मजेदार सवाल है, पार्ट ए। कहता है कि आपने स्टैक तो इंप्लीमेंट किया हुआ है, ठीक है, जिसमें आपने पुश पॉप वगैरह सारे बनाए थे। साथ अब आपने ना एक और 2 फंक्शन और बनाने, इसके अंदर, इसका नाम है मिन और मैक्स, और वो हमें स्टैक में बता दे कि इस वक्त स्टैक में मिनिमम कौन है, यानी मिनिमम की वैल्यू कितनी है, बस वो बतानी है आपने। पुश मेरी बात सुना करते है? हुए ही नोट कर लें, पुश करते हुए ही अगर नोट कर लें तो कर लो। फिर नहीं, फिर जब पॉप करेंगे तो मसला हो पॉप जाएगा। करेंगे तो रुल गए, क्योंकि अगर मिन रिमूव हो गया तो फिर तो मसला हो गया, फिर तो तुम्हें पूरे स्टैक में ढूंढना पड़ेगा सेकंड मिन कौन है। ये बात सुनाई? यस सर। सो प्लीज थिंक अबाउट इट कि हाउ कैन यू मॉडिफाई स्टैक सच दैट कि मिन और मैक्स की जो क्यूरी है वो O ऑफ 1 में हो सके। एंड डोंट फॉरगेट कि पुश भी करना है और पॉप भी करना है, ठीक है? वी विल टॉक अबाउट दिस टुमारो इन टुमारोज क्लास। आप, आई होप कि तब तक आप ये सॉल्व कर चुके होंगे, ठीक है? ऑल राइट जी। उसके बाद आपने जी सॉर्ट करना है स्टैक को, कैसे करेंगे सरफराज ये आप जी? अभी आपने जो कहा था दोबारा रिपीट करें, मेरी आवाज शायद कट गई थी। सॉर्टिंग की मिन मैक्स की जो आपने बात की है अभी, कि रिक्वायरमेंट ये है कि आपने स्टैक बनाना है और उसके अंदर स्टैक के स्टॉक को ही मॉडिफाई करना है सच दैट कि अब जो आप नया स्टैक बना रहे हैं, इसका नाम है स्टैक विद मिन मैक्स क्यूरी। उसमें पुश पॉप तो वैसे ही होंगे जैसे होते हैं, लेकिन साथ बेसिकली एक और काम भी होना है, वो ये कि मैं मिन की और मैक्स की क्यूरी कर सकता हूँ, और अगर मैं वो क्यूरी करूं तो मुझे O ऑफ 1 में आंसर आ जाना चाहिए कि स्टैक में मिनिमम वैल्यू क्या पड़ी हुई है और स्टैक में मैक्सिमम वैल्यू क्या पड़ी हुई है, ठीक है? शाबाश।
पार्ट बी में ये है कि बेसिकली एक फंक्शन लिखना है जिसका नाम है सॉर्ट और उसकी कम्प्लेक्सिटी भी बतानी है। इसका नाम है void sort और इसमें स्टैक पास होता है। सरफराज क्वेश्चन है एक मिनट, स्टैक ऑफ इंटीजर पास होता है एम्परसेंटली, इसका नाम है s, और s एम्परसेंटली भेजने का मकसद ये है कि बेसिकली हम एक्सपेक्ट ये कर रहे हैं कि ये इसी s को सॉर्ट करके भेज देगा, ठीक है। इस must modify s such that on return s is sorted। इसको अगर ऐसे कर लें कि स्टैक को खाली कर लें पहले एक टेम्परेरी वेक्टर में, उस वेक्टर को सॉर्ट करके दोबारा पुश कर दें। You are only allowed to use stack as an extra memory space. You are only allowed to use another stack as extra memory only, ठीक है। तो आपको सिर्फ स्टैक ऑपरेशन ही करने हैं और कोई ऑपरेशन नहीं करने की इजाजत। सरफराज ए वाले में भी सिर्फ एक अलग वेक्टर बनाने की कोशिश करोगे तो वो याद नहीं है, ठीक है। सर ए वाले में भी जो है वो अगर एक्स्ट्रा मेमोरी यूज करनी है तो स्टैक यूज करें। क्या मतलब, दोबारा बताओ। जिसमें हमने सरफराज ये करना है ना मिन और मैक्स पाना ऑफ 1 में, उसमें भी हम सिर्फ स्टैक ही करें एक्स्ट्रा मेमोरी यूज अगर करनी है तो। जी, लेकिन वो O of 1 में होना चाहिए, तो ये बड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा तुम्हें। O of 1 में यहाँ पर आपको मेरे ख्याल में आप कंपेयर करेंगे निकालेंगे तो आपकी कम्प्लेक्सिटी मेरे ख्याल में O of n स्क्वायर बन जाएगी, ठीक है। आई अज्यूम कि इससे ज़्यादा नहीं होगा, नॉट मोर देन O of n स्क्वायर। तो एक और सॉर्टिंग एल्गोरिथम हम देखेंगे जो कि स्टैक को यूज करता है, ठीक है। शाबाश जी, ओके जी। सबसे मजे की बात ये सवाल एक बड़ा मजेदार सवाल है। वो कहता है इम्प्लीमेंट ए क्लास माई क्यू विच इम्प्लीमेंट्स ए क्यू यूजिंग 2 स्टैक्स। आपने क्यू बनाई थी, याद है, सर्कुलर क्यू बनाई थी जी, सर्कुलर क्यू याद है, बनाई थी आप लोगों ने। जी if you remember, so let me search circular queue geeks for geeks। so basically आपने ये बनाया होगा कि बेसिकली इसमें इंसर्शन होती है। so आपके पास एक फ्रंट होता है और आपके पास एक रेयर होता है। इंसर्शन हमेशा किस पे होती है, रेयर पे होती है, और जब आप रिमूवल करते हैं तो फ्रंट को बेसिकली आगे कर देते हैं, ऐसे ही है, ठीक है ना। यू कैन एक्चुअली रीड थ्रू इट कि कैसे क्यू इंप्लीमेंट होती है। ये आपका क्यू डेटा स्ट्रक्चर ऐसे बन रहा होता है, और बाय द वे साथ मॉडुलस होता है कि जैसे साइज के ऊपर आ जाए उसके बाद वो दोबारा से इधर आ जाएगा, ठीक है, दोबारा 0 पे आ जाएगा। और फिर साइज का भी एक एट्रीब्यूट आप साथ रखना चाहें तो रख सकते हैं कि कैसे अगर साइज जो है उसका फुल हो जाए तो उसका मतलब है कि आपकी क्यू कंप्लीट हो गई है। नाउ यू कैन डू ए रीग्रो ऑपरेशन, ठीक है, मेक सेंस। फ्राज मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो तो 2n के अंदर पुश करवाएगा। सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ? क्या 2n के अंदर पुश करवाएगा, सर्कुलर अरे में, या इस सवाल की बात कर रहे हो? हाँ इसी सवाल की बात करो। अगर दो स्टैक, भाई रुक जाओ, यही तो मैं मजेदार बात बताने लगा हूँ। अच्छा, अब हम थोड़ा सा एक मजे का काम करते हैं, और मजे का काम ये करते हैं कि बेसिकली इमेजिन कि ये आपके पास एक स्टैक है। ये आपने एक स्टैक बनाया, ठीक है, और ये आपने ये एक और स्टैक है, ठीक है। यू आर अलाउड टू यूज 2 स्टैक्स। तो बेटा मुझे रैंडम वैल्यूज इंसर्ट करवाओ। 7 -12 -12 -16 -16 -16 54 54 0 और 0। मसला ये है कि इंसर्ट तो आपने ये किया है। अब अगर आप पॉप करने को कहेंगे, यानी सॉरी डी क्यू करने को कहेंगे,
तो किससे निकलना चाहिए बाहर? 7 को पहले बाहर 7 को। अच्छा, हम क्या करें कि 7 निकल आए, बताएं। पहले उठा के दूसरे स्टैक में मारें, फिर उधर से 7 उठाएं, फिर वापस स्टैक में मारें। चलें जी, मारते जाएं। 0, बताओ शाबाश। 54 -6 -16 -12 और 7 -12, आगे बताएं। 7 और 7, ठीक है। ये मैंने सारे उठा के इधर रख दिए। इनको मैं ना उठा के यूँ रख रहा हूँ जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, कि भाई ये आए थे लेकिन मैंने उठा के वापस इधर डाल दिए, ठीक है। अब 7 को पॉप अब मैंने डीक्यू करना है, तो मैं 7 को निकाल के रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली इसको उठाऊंगा, इसको उठा के मैं रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। मेक सेंस? अब मुझे बताओ, क्या बाकी सबको उठा के वापस डाल दूं? बाकी सबको उठा के उल्टा वापस डाल दें। सर इधर नहीं रहने दे, इनको कर इधर रहने दे। तो खूबसूरत बात। अगर हम इसको यहीं पर रहने दें तो फायदा क्या है? सर डीक्यू की बारी आपको मसला एक्स्ट्रा ये ऑपरेशन है नहीं कि करना इसके पड़ेगा। अंदर कुछ चीज यस, 1 में पॉप, ऑफ 1 नहीं में ना, पॉप हो जाएगा और 1 में डीक्यू हो जाएगा। सो ठीक व्हाट यू है, विल लेकिन डू तुम इज, इसके अंदर व्हाट दोबारा यू कुछ विल डालेंगे तो मसला हो जाएगा। डालो दोबारा पुश कराने के लिए और वापस डालो और वैल्यू डालो। चलो शाबाश, आ जाओ ले आओ और वैल्यू इसमें इंसर्ट करो। 7 18 डाल दो। 18 इंसर्ट कर देते हैं, 18 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ क्यों डालना? बात है, हाँ मैं इंसर्ट मैं यही करूंगा, यही आएगा ना। ठीक है, 18 बात यहाँ इंसर्ट हो गया, ठीक है जी। बताएं, 18 आ गया, 19 आ गया, ठीक है, और 19 यहाँ आ गया, राइट, ठीक है। ठीक है, आगे मैंने 20 इंसर्ट किया, ठीक है, 20 इंसर्ट हो गया और 20 यहाँ भी इंसर्ट हो गया। नाइस, आगे समझ। अब हम करते हैं डीक्यू। डीक्यू कहां से होगा? तो -12 दूसरे से। स्टैक से डीक्यू होता रहेगा जब तक खाली नहीं होगा। ये जब तो वो फिर मुझको जब वो जब खाली तक हो जाएगा तो उसको उठा डीक्यू के करने वापस को करो। कहेंगे हम, ये डीक्यू करेंगे। ये लो भाई, जब तक ये खाली नहीं होगा उसको जब तक ये खाली नहीं होगा इंसर्शन सारी की सारी इसके अंदर होती जा रही है। व्हाट अ ब्यूटीफुल आइडिया, है ना। अच्छा, अब मुझे इसकी कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करके दिखाओ। मैंने जो अब देखे ना, ये इंसर्शंस होती हैं इधर होती हैं, डीक्यू होती हैं तो फिर वो इधर होती हैं। मुझे बताएं इसकी ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? सर आई थिंक एट मैक्स 2n होगी। इन मोस्ट केसेस 1 होगी, वर्स्ट केस के अंदर n होगी। नहीं, मुझे n भी नहीं होगी, पूरा का एमोटाइज पूरा n। बताएं, एमोटाइज कॉस्ट कितनी होगी? एन ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी होगी? कशमाल आप बताएं, इन्होंने बहुत बता दिया। माहम पल के आप बताएं, शाबाश। माहम, रिमशा, आबरू, ये सारे जो भी हैं इन सब में से ट्राई करें प्लीज, शाबाश। सर सारी असाइनमेंट तो आप खुद ही कराए जा रहे हैं, हम क्या करेंगे? नहीं ऐसे मैं इंटरेस्ट ही नहीं बन रहा। मेरी बात सुन, सही कह रहा है कशमाल। मैं सही कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सुन लो। द थिंग इज कि आई हैव टू गिव यू ए सर्टेन ग्राउंड जिसकी बेस पे हम चीजें कर सकें। अभी ये जो एमोटाइज का कॉन्सेप्ट है, ये जो अभी मैं आपको इसकी एक डायरेक्शंस दूंगा करने के लिए, जिसमें 8-10 सवाल और हैं करने के लिए, जो कि बेसिकली इन्हीं को एमोटाइजेशन को यूज करके डेटा स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। उनमें से मैं किसी पे भी हिंट नहीं दूंगा। सो दिस आई रियली वांट कि एमोटाइजेशन का आपको पता लगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि एन ऑपरेशंस की कॉस्ट का क्या मतलब होता है, ठीक है। व्हेन यू अंडरस्टैंड दिस आइडिया, तो बेसिकली जो इसका आखिरी सवाल है जो कि क्वैक बनाना है, दिस विल गोइंग टू यूज योर ब्रेन एंड आई वांट टू मेक श्योर कि ये आप लोग खुद बनाएं, ठीक है। और अभी तक मैंने हिंट्स दिए हैं, इंप्लीमेंट तो आपने खुद करना है, ठीक है। तो वी विल सी कि अगर तुम्हें यह वाकई समझ में आ गया है तो आई एक्सपेक्ट कि ये आप खुद करेंगे और उसका एनालिसिस भी आप खुद करेंगे और देखते हैं कि आप कैसे करते हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट इट, आपके पास बहुत कुछ करने के लिए होगा। ऐसे करें ना कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं ही कराई जा रहा हूं, मुझे कोई करने का शौक नहीं है, लेकिन आई वांट कि आपको एमोटाइजेशन का पता हो, ठीक है। चलें जी, आगे चलते हैं। एवरीबडी अंडरस्टैंड कि यहां पर बेसिकली, चलो ये मेरा सवाल का जवाब दें पहले आप, कि मैं कह रहा था कि ये जो हमने अभी क्यू बनाई है, इसकी एन ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी है?
आई थिंक n ही है। कैसे? जब इंसर्ट करना है तब आप चुप करके इंसर्ट करते रहोगे, लेकिन जब आपको निकालना है तब एक दफा वर्स्ट केस यही होगा कि उठा के सारे उधर डालो, उसके बाद चुप करके लगे रहो आराम से। तो मुझे बताएं कि हर एलिमेंट जो इंसर्ट होता है वो कितनी दफा इंसर्ट होता है? n टाइम्स। नहीं, हर एलिमेंट कितनी दफा इंसर्ट होता है? एलिमेंट तो एक ही दफा इंसर्ट होता दोनों दफा नहीं, अगर करें एक दफा नहीं होता, दो बार insert होता है। दो दो दफा दफा इंसर्ट होते थे। दो दफा एक इंसर्ट बार होता है। stack कहाँ? दूसरे में। यस, एक दफा वो इस स्टैक में इंसर्ट होता है और एक दफा यहां से निकलता है और एक दफा वो यहां पर इंसर्ट होता है। डज इट मेक सेंस? जी एक दफा वो यहां पर इंसर्ट होता है और एक दफा वो यहां से निकलता है, और सिमिलरली एक दफा वो यहां इंसर्ट होता है और एक दफा ही वो यहां से निकलता है। सो इसका मतलब है बेसिकली n ऑपरेशंस की कॉस्ट टोटल मिला के कितनी हुई? 4n। 4n, जिसका मतलब है मेरी एमोटाइज्ड कॉस्ट कितनी हुई? 4n डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 4, which is that is equal to 4, that is equal to O of 1. थोड़ा ये समझ नहीं आई आपने 4n डिवाइड बाय n जो किया। कि n देखो डिवाइड बाय n ऑपरेशंस की है ना मैंने, तो मैं कहता हूं मुझे बताएं आप n ऑपरेशंस की कॉस्ट कितनी है? n ऑपरेशन की कॉस्ट है 4n, तो ऑन एवरेज पर ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी हुई? ठीक होगा, लगी समझ। वो हो गई 4n डिवाइडेड बाय n, दैट इज इक्वल टू 4, दैट इज इक्वल टू O of 1. Does it make sense? Does it make sense? So that's how you calculate the amortized analysis. नहीं, एक मिनट, दोबारा नहीं समझ आई। ये n डिवाइड बाय n किस क्या लॉजिक थी? यार जब हम कहते हैं कि जब हमने वेक्टर इंप्लीमेंटेशन की थी तो उसमें हमने कहा था एक इंसर्शन की कॉस्ट बहुत हैवी हो सकती है, लेकिन n इंसर्शन की कॉस्ट इतनी हैवी नहीं होगी। और उसमें हमने देखा था कि वो बेसिकली ज्योमेट्रिकली साइज इंक्रीज होता जाता है, तो तकरीबन 2 की पावर में जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो तो कॉस्ट बहुत पड़ती है, अदरवाइज हमारी जो कॉस्ट पड़ती है वो O of 1 पड़ती है। और फिर हमने 1 सब में से अलग कर लिया था और हमारी ओवरऑल जो कॉस्ट आई थी वो आई थी 2n प्लस n, दैट इज इक्वल टू 3n आंसर आया था। तो 3n डिवाइड बाय n हमने जब किया था तो हमारा ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी जो आई थी वो आई थी O of 1, कि हमारी पर इंसर्शन की वेक्टर में जो कॉस्ट है वो O of 1 है। सो बेसिकली मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको वही बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली जब आम तौर पे जब हम कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऑपरेशन की कॉस्ट बताओ, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता। रियलिटी में आपका एक ऑपरेशन अकेला नहीं आता, वो हमेशा बैच की फॉर्म में आता है। बैच की फॉर्म का मतलब यह है कि मैंने n ऑपरेशंस किए हैं, मुझे n ऑपरेशंस की टोटल कॉस्ट बताओ कि वो कितनी कॉस्ट है, और फिर मुझे बताओ कि ऑन एवरेज हर ऑपरेशन की कॉस्ट कितनी है। दैट एवरेजिंग इज एक्चुअली that averaging is called amortized analysis. That averaging is called amortized analysis. Okay? और amortized analysis का मतलब बेसिकली क्या है कि now I will not be interested in one operation. So now I will not be interested in a single operation, but rather total n operations cost, and then I will compute per operation cost, average cost.
ये मैंने आपको बहुत ही इनफॉर्मल तरीके से बताया है कि बेसिकली ये एमोटाइज एनालिसिस क्या होती है, ठीक है। आज एक क्वेश्चन पूछना था, और सॉरी पूछनी थी क्या बताएं कि ये जितने भी आपकी होमवर्क टू आपने जितनी भी असाइनमेंट्स जितनी भी चीज़ें इसमें हमने करनी है, अगर हमें कोई हेल्प चाहिए रिलेटेड तो वो जो CLRS और DPV की बुक है उसमें से हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन और उसमें मिल एक भी जाएगी और उसमें? एक और बंदा है जिसको मैं आपको दिखा देता हूँ, जस्ट टेक गूगल पे जाके बेशक लिख लें, जेफ एरिक्सन एल्गोरिदम्स, ठीक है। बेसिकली हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, जेफ एरिक्सन एल्गोरिदम्स, और ये पढ़ रहे हैं एमोटाइज्ड एनालिसिस। बेसिकली ये इसकी PDF फाइल है, इसका हम लेक्चर नंबर 9 देख रहे हैं। सो बेसिकली ये टॉपिक है जो हमने, और कोई एग्जांपल्स हैं जिस तरह इसकी अभी बहुत आपने सारी एग्जांपल हैं, यू कैन एक्चुअली रीड थ्रू इट। इसके इसने बहुत सारे तरीके बताए हैं। हमने जो पढ़ा है वो समेशन रूल पढ़ा है, और हमने बेसिकली टैक्सेशन रूल पढ़ा है। हमने इसका एक और होता है जिसे कहते हैं, ये चार्जिंग टेक्निक पढ़ी है, ये भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं। ये जो पोटेंशियल वे है ये हमने नहीं पढ़ा, ये अगर हमारा टाइम मिला तो हम देखेंगे, लेकिन यू कैन एक्चुअली सी इट कि इसने बेसिकली बताया है। इसने बाइनरी काउंटर बनाया है जो कि ये काम करता है। और यहाँ इसकी एक्सरसाइज में बहुत सारे सवाल हैं जो कि आप करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। सो बेसिकली देखें, ये जो क्वैक मैंने बताया था ना, ये देखिए जो ये आखिरी सवाल है वो बेसिकली यहाँ से मैंने उठाया, ठीक है। ये जो क्वैक जो लास्ट इसका सवाल है कि आपने बेसिकली 3 स्टैक यूज करने की आपको इजाजत है, 3 स्टैक, और आपने एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर बनाना है जिसका नाम है क्वैक। वो बैकग्राउंड में सिर्फ स्टैक यूज करेगा, और 3 मैक्सिमम स्टैक हो सकते हैं, और आपको ऑपरेशंस जो करने हैं वो तमाम क्यू के ऑपरेशन भी करने हैं और तमाम स्टैक के ऑपरेशन भी करने हैं, यानी पुश पॉप होना चाहिए, और उसके अलावा DQ भी होना चाहिए, ठीक है। सरफराज, इसका और फायदा क्या होगा क्वैक का? लाइक हम क्यों इम्प्लीमेंट कर रहे हैं इसको? कि आई एम एक्चुअली क्रिएटिंग ए डेटा स्ट्रक्चर जो कि एट द सेम टाइम क्यू भी है, एट द सेम टाइम स्टैक भी है। यानी आप इंस्ट्रक्शंस करते जाएं। आप अगर क्यू ऑर्डर में निकालना चाहते हैं तो क्यू ऑर्डर में निकाल सकते हैं, आप स्टैक ऑर्डर में निकालना चाहते हैं स्टैक ऑर्डर में निकाल सकते लेकिन पीछे हमने बैक एंड पे स्टैक ही यूज करना है। हैं। यूज हमने स्टैक ही करना है, और सारे ऑपरेशंस amortized so amortized O of one operations. All operations must be amortized O of one operations. बात ठीक है। So that you can see by yourself, ठीक है। So we are done. सरफराज, ये STL लिखा हुआ है कि STL के स्टैक्स यूज करने हैं। कहाँ पर STL का स्टैक यूज करना है? ये जब भी आप ये स्टैक की बात करें तो आप STL की स्टैक की बात कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज यूज STL एज मच एज यू कैन, ठीक है। एग्जाम में ठीक है, वो उसकी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी हल्की हो जाएगी, या आपको स्टैक सिंपल्स आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आई मीन अगर आप STL बेस्ड कोड लिखेंगे मैं आपको पूरा नंबर दूंगा, आई हैव नो प्रॉब्लम एट ऑल, ठीक है। सो दैट्स नॉट एन इशू, ठीक है। Okay, let's move forward to the next topic, and now I will going to write few definitions. सरफराज, इसका लिंक पोस्ट कर दीजिएगा, इसका डॉक्यूमेंट का, इस डॉक्यूमेंट का। इसमें तो मैंने कुछ लिखा ही नहीं है, बट लिखूंगा तो मैं आपको दे दूंगा, नहीं, जो ठीक है? दूसरा है असाइनमेंट वाला, दोबारा से। ये वाला अच्छा ठीक है, ये किया हुआ, ठीक है। ये तो मैंने किया ऑलरेडी, होमवर्क 2 ये, और ये बेसिकली वहां पर भी डाली हुई है मैंने अपने कोर्स वेब पेज के ऊपर, ठीक है। ओके जी, अच्छा अब हम थोड़ी सी ना आपके सामने बात करते हैं। मैंने पेज खोला था टाइम कम्प्लेक्सिटी का, अभी को ये ऑल राइट। ओके, ये ना कुछ टर्म्स हैं जो मैंने अभी आपको बतानी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं।
नॉर्मली इसे मैं इसके ऊपर आऊँगा जो कि बहुत यूजुअली यूज होती हैं, बट आई डोंट लाइक इट बेसिकली। आई रियली वांट टू शो यू के देर आर मैनी वेज टू रिप्रेजेंट दिस। आई मीन देर काफ़ी लोगों ने काफ़ी तरीक़ों से इसको रिप्रेजेंट किया हुआ है, बट आई पर्सनली लाइक दिस वन। सरफराज आप इस तरह समझाएंगे कि कोई बोर्ड पे समझाएंगे इसे जो बोर्ड तो नहीं है, अब क्या हो सकता है, बोर्ड तो नहीं है हमारे पास। बस आई विल ट्राई टू यूज आई मीन डेफिनेशन यहाँ से उठाऊंगा और बेसिकली आई विल गोइंग टू राइट इट ऑन माय वर्ड डॉक्यूमेंट। ठीक है, रियाना को अपनी दुकान से पैड ला देता। पैड पे नहीं ला, मिलता भाई, कौन सा पैड? पैड सर वो पेन और पैड मिलता है जिसपे आप राइट करते जाते हो, स्क्रीन पे शो होता है। चलो अगर वो मिल जाएगा तो वो देख लेंगे। चलें जी आगे चलते हैं। ऑलराइट जी, अब जो हम आपके सामने बात करने लगे हैं ना, बेसिकली आई विल गोइंग टू इंट्रोड्यूस 5 नोटेशंस। ठीक है, और वो बड़ी इंपॉर्टेंट नोटेशंस है जो कि आपने देखनी है। इसमें से बेसिकली एक होती है जिसे कहते हैं बिग ओ, एक होती है जिसे कहते हैं लिटिल ओ, फिर होती है बिग, एक होती है लिटिल ओमेगा। लिटिल ओमेगा यहाँ पर इसने बनाया नहीं हुआ, बेसिकली वो डब्ल्यू ओमेगा नहीं होता, वो जो ओमेगा साइन होता था डब्ल्यू वाला, उस तरह की चीज़ होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे इंसर्ट करूँ, इंसर्ट क्या होता है, स्पेशल कैरेक्टर, ओमेगा किधर है, सो लेट मी सर्च ओमेगा, ओमेगा। सो बेसिकली ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। सो एक ये ओमेगा होता है और एक ये ओमेगा होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क क्या है वो हम देख लेंगे अभी। ठीक है, सो लेट मी क्लोज दिस। एक ये है, फिर एक बिग ओ है, और एक और नोटेशन है जिसे हम कहते हैं बिग थीटा, स्पेशल कैरेक्टर, लेट मी राइट थीटा। सो दिस इज बिग थीटा, ये कर लेते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 4 नोटेशंस व्हिच आई वांट टू यूज। ऑलराइट, और जिस सवाल का मैं आपको जवाब देने जा रहा हूँ आज, वो मैं क्वेश्चन यहाँ लिखने लगा हूँ। How will you decide which algorithm is the best algorithm for a certain problem? ये सवाल है। सो बेसिकली मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, सर्टेन प्रॉब्लम, इसको मैं पी कह देता हूँ। सो how to decide which algorithm is the best algorithm for a certain problem P? So for P कह देते हैं। So the question is the following: for a given problem P, let us say we have 2 algorithms. एक है F है made algorithm made by Fahad, and K algorithm made by Kashmal. Then there is M algo, इसका नाम है algorithm made by Maham. ठीक है, how will you decide which algorithm is the best algorithm for P? ठीक है, बात समझ आ गई? ठीक है, अब सवाल यह है कि ये एल्गो हम कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा एल्गो इज द बेस्ट एल्गो। ठीक है, ये एक सेंट्रल क्वेश्चन है जो कि हमारा का बेस्ट है। हाँ अभी मैंने बताया नहीं है कि वो ये M K F जो है इनकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, बिकॉज
उसके बाद से पता लगेगा, ठीक है। एक्चुअली टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है? बेसिकली टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि जब हम कहते हैं ना पी प्रोग्राम की बात करते हैं, पी प्रॉब्लम की बात करते हैं। सो व्हाट इज द पी प्रॉब्लम? पी प्रॉब्लम मैं कहता हूँ कि भाई कि इस पी प्रॉब्लम को कोई इनपुट मिलेगी, सो इट विल रिसीव a certain input with some size, and that size is usually n, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करें तो हम कहते हैं कि जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम को इनपुट में मिलता है, सो इफ आई अज्यूम दिस p to be the sorting problem, then as input it will receive is what? क्या लेगा an array of n elements, ठीक है। ये बात सुनाई? सो मैं कहूँगा कि ये जो इस p प्रॉब्लम की जो इनपुट है वो क्या है? n एलिमेंट साइज की एक इनपुट है। डज इट मेक सेंस? तो मुझे जो इसकी हाउ आई विल मैयर कि कौन सा एल्गो इनमें से बेहतर है, कि मैं बेसिकली मैयर करूंगा कि एज ए फंक्शन ऑफ n हाउ माय solutions different solutions algorithms will behave. That is the question. हेलो जनाब, अटेंडेंस नहीं लग रही भाई। वो कह रहा है कि अब आईपी एड्रेस का मसला है। जिशान अब मैसेज ना करिए और प्लीज। मैं पुराने पे लगा रहा हूँ। मुझे भी मैसेज आया है। पुराने पे नहीं लगेगी और मुझे पता ही नहीं कि वहां पे कैसे लगती है। एक मिनट सीएमएस मैं देख लेता हूँ। एक मिनट, सॉरी सर, मैं स्टूडेंट एक मिनट, मुझे रुकना पड़ेगा, ये कॉल आई हुई है। सर ये जिशान बार बार तंग कर रहा है मैसेज करके। प्लीज जिशान मैसेज मत करें, ये सबको कर रहा है। ये कह रहा है क्लास का टाइम खत्म हो गया है। मैं तो इधर हुई नहीं। हेलो हेलो एवरीवन। हाँ, तो बेसिकली जो सवाल है वो सवाल ये है कि हेलो एवरीवन, कैन एवरीबॉडी हियर मी? आ रही है आवाज? जी सर, जी आ रही है। तो अब जो मैंने बेसिकली सवाल का जवाब देना है, जो मैं मोस्ट प्रोबब्ली अब अगली क्लास में दूंगा, क्योंकि ये टाइम इज अबाउट टू गेट ओवर। जी सर, जिशान भी यही कह रहा है। मुझे पता है। राज आप पढ़ाएं, आपको किसी ने रोका भला? अच्छा छोड़ो, क्योंकि बाकियों के भी तो उसके सवाल है ना। एक मिनट, ये बेसिकली जिस सवाल का जवाब मैं कल आपको दूंगा वो ये कि हाउ कैन आई कंपेयर द टू प्रोग्राम सॉल्यूशंस, कि कौन सा प्रोग्राम है जिसको मैं कहूँगा कि वो अच्छा है, कौन सा प्रोग्राम मैं कहूँगा जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। और प्लीज़ एक जहन में रखें कि whenever I will be comparing the two solutions, I will always assume that this n approaches to infinity. बात सुनाई? राज, ये आप सिर्फ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे देखेंगे कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के साथ भी? हर कॉम्प्लेक्सिटी पे। Okay. So now the question will be when I will be measuring the efficiency of the algorithms,
कि एक एल्गोरिथम दूसरे एल्गोरिथम से बेहतर है या नहीं है. So I will be making sure कि how I will going to see कि basically एक एल्गोरिथम दूसरे से बेहतर है या नहीं है. इसमें ये जो n है, I will be I will be checking on this n to be on very very large numbers. So for all theoretical purposes I will going to see ये जो n है वो infinity है. And then we will be comparing कि ये जो algorithms है उनमें से कौन सा algorithm बेहतर है और कौन सा algorithm बेहतर नहीं है. ठीक है. अच्छा, मैं ना एक छोटा सा कल की क्लास से पहले के लिए एक छोटा सा मैं एक वो दे रहा हूँ, रीडिंग दे रहा हूँ. आपने बेसिकली ये पढ़ना है. ये मैं टॉपिक दे रहा हूँ आपके सामने. प्लीज़ ये आप लोगों ने पढ़ना है. वैसे तो आपने डिस्क्रीट में ये पढ़ा था, लेकिन लेट्स सी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस. ठीक है, एक ये टॉपिक होगा और एक मैं और लिंक दे देता हूँ. एंड यू हैव टू रीड थ्रू इट एंड यू हैव टू वी विल हैव ए वेरी हीटेड डिस्कशन ऑन दिस. तो मुझे पता है इसके ऊपर अच्छी खासी आज आपकी साइट के ऊपर नहीं अपलोड हुआ हुआ लिंक होमवर्क 2 का. कौन सा? होमवर्क 2 सेकंड असाइनमेंट. मैं कर डोंट वरी. एक काम करें ना, ये दूसरा लिंक भी उसी होमवर्क के अंदर लिख के हमें उधर भेज दें. ये पोस्ट है यार. आप कह रहे हैं मैं होमवर्क बेसिकली मैंने वो होमवर्क 3 के तौर पे देना है, तो मैं होमवर्क 3 एक बना लूंगा और उसके अंदर मैं ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा. ठीक है, रीडिंग के तौर पे. राइट, don't worry, we're going to talk about this in much more detail in tomorrow's class. ठीक है. I think ये homework 2 की डिस्कशन ज़रूरी थी, जिसने काफ़ी ज़्यादा टाइम लिया, but that is fine. ठीक है. We will talk about this in tomorrow's class. ठीक है. See you tomorrow. कल क्लास 2:30 पे. ठीक है. नहीं 2:30 पे है ना क्लास. ठीक है. सर वहाँ पे 2 बजे आ रहा है पोर्टल पे 2 बजे आ रहा है. 2 बजे होती है क्लास जी. ये सर मंडे को हमारी 2 बजे होती है. ठीक है, 2 बजे कर लेते हैं. बस 2 बजे जो भी होगी वही उसी पे ही कर लेंगे. ठीक है. ठीक है. ठीक है. चलो ठीक है, फिर बात करते हैं. 2 बजे हमारी पहले ऑलरेडी क्लास हो रही होती है. 2 बजे हो रही होती है ना. मेरे ख्याल में 2:30 बजे क्लास होती है. एक घंटा आगे हुई है. देख लेते हैं, जो भी होगा डिसाइड वो बता देंगे आपको. ठीक है. चैट पे लिंक किस चीज का भेजा? ये आपने रीड करना है कल आने क्लास से पहले. ये है क्या? मैं आपको बता दूंगा इसकी थोड़ी सी. मैं जो भी रीडिंग मटेरियल मैं आपको देने लगा हूँ अभी, वो आपने एज ए पोस्ट के तौर पर पोस्ट किया. ठीक है. सी यू टुमारो. थैंक यू वेरी मच. ओके. अल्लाह हाफिज़.